वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। तो हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है उसको हम लगातार कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते जा रहे हैं और इसी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं आज कंप्लीटली। तो देखिए, जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है वो स्कूल लेवल, कॉम्पिटिटिव लेवल और कॉलेज लेवल के एग्जामों के लिए भी क्या होगी, बेनिफिट होगी। तो आप सब देखिए और इसका बेनिफिट उठाइए, ठीक है। एंड समय को खराब ना करते हुए अपन चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जी पर, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। ये जो क्लास होगी, आज की क्लास हिंदी मीडियम में होने वाली है। आज की जो क्लास होगी वो किस मीडियम में होगी? आज की क्लास हिंदी मीडियम में होने वाली है। तो समय को खराब ना करते हुए हम चलते हैं वापस कहाँ पर, अपने टॉपिक पर। तो देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। चलिए, तो देखिए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, अगर बात करें, हमारे पहला नागरिक होता है हमारा राष्ट्रपति। हमारे देश का पहला नागरिक किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? प्रेसिडेंट को बोला जाता है। और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं, वही हमारे हेड ऑफ द नेशन होते हैं। वही हमारे क्या होते हैं? हेड ऑफ द नेशन होते हैं। तो प्रेसिडेंट साहब हमारे क्या होंगे? एक तो क्या फर्स्ट सिटीजन है, फर्स्ट नागरिक हैं, और एक क्या होने वाले हैं? हेड ऑफ द नेशन होने वाले हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो देखिए, अगर हम आगे बात करें तो देखना ध्यान से आपको, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, हमारे राष्ट्रपति जी बनने की योग्यता क्या है भाई? राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है? तो देखिए, राष्ट्रपति बनने की योग्यता है कि भाई पहले तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? भारत के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद 35 वर्ष आयु पूर्ण हो चुकी हो, मतलब 35 वर्ष जो एज है वो क्या है? कंप्लीट हो चुकी हो। क्या है? कंप्लीट हो चुकी हो। तो पहली क्या है? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के काबिल होना चाहिए कि भाई जो लोकसभा है, जो अपनी क्या है लोकसभा है, उस लोकसभा का मेंबर निर्वाचित किए जाने के क्या हो? काबिल होने चाहिए, ठीक है। आगे है कि कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद, जैसे गवर्नमेंट जॉब को भी लाभ का पद माना जाता है, तो लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। ये तो क्या है? योग्यता है। अब प्रेसिडेंट से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं। प्रेसिडेंट से संबंधित क्या है? कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल हैं, उनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 बात करता है राष्ट्रपति पद की। किसके बारे में बात करता है? राष्ट्रपति पद के बारे में बात करता है, आर्टिकल 52। और आर्टिकल 53 किसके बारे में कब बात करता है? कार्य एवं शक्ति के बारे में बात करता है कि भाई राष्ट्रपति का वर्क क्या होगा और राष्ट्रपति के पास पावर कौन कौन सी होगी, कि राष्ट्रपति का कार्य कौन सा होगा, राष्ट्रपति के पास पावर कौन कौन सी होंगी। ये कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो ये बात करता है हमारा 53। आगे अगर हम बात करें 54 की, तो आर्टिकल 54 बात करता है निर्वाचन की। आर्टिकल 54 क्या बात करता है? राष्ट्रपति की निर्वाचन की बात करता है। और आर्टिकल 55 के बात करता है, आर्टिकल 55 बात करता है राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति या निर्वाचन नीति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति या निर्वाचन नीति के बारे में कौन बात करता है? आर्टिकल 55 बात करता है। आर्टिकल 56 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि लिखी हुई है। राष्ट्रपति की क्या लिखी हुई है? पदावधि लिखी हुई है आर्टिकल 56 में। अगर बात करें आर्टिकल 57 में, तो इसमें पुनः निर्वाचन के बारे में लिखा हुआ है। दोबारा पुनः निर्वाचन के बारे में किसमें लिखा हुआ है? आर्टिकल 57 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 58 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति जी की योग्यता के बारे में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 60 में शपथ के बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल 60 में क्या लिखा हुआ है? शपथ के बारे में लिखा हुआ है। और अगर हम लास्ट बात करें इंपोर्टेंट आर्टिकल की, तो आर्टिकल 61 में क्या लिखा हुआ है? महाभियोग, इम्पीचमेंट जिसको बोलते हैं, महाभियोग के बारे में, इम्पीचमेंट के बारे में किसमें लिखा हुआ है? तो इम्पीचमेंट, महाभियोग के बारे में लिखा है आर्टिकल 61। तो महाभियोग के बारे में किसमें लिखा है? महाभियोग के बारे में लिखा है आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 में। तो अभी हमने देखा कि भाई राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। अब अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कि भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व, मतलब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली रूप से, किसके द्वारा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा क्या होता है? इसका निर्वाचन किया जाता है।
और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होगा, तो संसद के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल ध्यान देना है, पार्लियामेंट के कौन से सदस्य, निर्वाचित, कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके भी कैसे, निर्वाचित सदस्य। आगे, दिल्ली एंड पुदुचेरी के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के भी कैसे, निर्वाचित सदस्य किसमें भाग लेते हैं, इसके निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। और इसकी जमानत राशि क्या होती है भाई, इसकी जमानत राशि जमा कराने के लिए राशि जो देते हैं, ये कितनी देते हैं, 15,000 रुपये देते हैं, कितनी देते हैं, 15,000 रुपये देते हैं। जब ये इलेक्शन के लिए खड़े होती हैं तो जमानत राशि क्या होती है, इनकी जमानत राशि होती है कितनी, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितनी होती है, 15,000 रुपये होती है। और इनके निर्वाचक मंडल में इनको 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। इनको क्या चाहिए, 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 क्या चाहिए, अनुमोदक इनको चाहिए। तो याद रखना है कि भाई निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होंगे, संसद के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य की विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य। जमानत राशि 15,000 रुपये देनी होगी, 50 प्रस्तावक होंगे और 50 क्या होंगे, अनुमोदक होंगे। अगर आगे बात करें इनके निर्वाचक मंडल में अगर कोई विवाद होता है तो निपटारा कौन करेगा, उसका सॉल्यूशन कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। अगर इनके निर्वाचक मंडल से संबंधित या इनके निर्वाचक मंडल में भी कोई विवाद होता है तो मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए अगर आगे बात करें तो हम बात कर लेते हैं भाई वेतन और भत्ते क्या होते हैं इनके। तो देखिए राष्ट्रपति जी की अगर वेतन और भत्ते के बारे में बात की जाए तो ध्यान से देखना है, आयकर मुक्त होते हैं भाई ये, ठीक है। और इनका जो पर मंथली मासिक वेतन होता है वो कितना होता है, 5 लाख होता है। कितना होता है, 5 लाख होता है। और इनको फ्री में निवास स्थान दिया जाता है जिसको प्रेसिडेंट हाउस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रेसिडेंट हाउस बोला जाता है, राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। तो फ्री में इनको दिया जाता है, ये सारी सेवाएं फ्री में। और भी कई सुविधाएं दिए जाते हैं एंड भत्ते वगैरह भी इनको दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, भत्ते एंड और सुविधाएं भी दी जाती हैं। और क्या दी जाती हैं, और सुविधाएं भी इनको दी जाती हैं, ठीक है। अब अगर आगे बात करें कि महाभियोग कैसे चलेगा भाई, राष्ट्रपति के पद को हटाने की प्रक्रिया है। जैसे कि महाभियोग जो नहीं जानते हो तो महाभियोग पर क्या है, ये राष्ट्रपति जी के लिए लाया जाता है और राष्ट्रपति को पद से पद मुक्त करने की एक प्रक्रिया है, मतलब हटाने की प्रक्रिया है। तो महाभियोग क्या है, एक न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है, एक न्यायिक प्रक्रिया है। पद मुक्त करने की क्या है, एक प्रक्रिया है। आप ऐसे बोल सकते हो कि हटाने की क्या है, एक प्रक्रिया है। आगे देखिए, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, मतलब आप लोकसभा में भी ला सकते हो और राज्यसभा में भी ला सकते हो। कहाँ ला सकते हो, लोकसभा में भी ला सकते हो और राज्यसभा में भी ला सकते हो। मतलब जो महाभियोग लाया जा रहा है वो कहाँ, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। पर लाने से पहले, मतलब लाया जा सकता है 14 दिन पहले सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी। मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने से पहले, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाने से पहले 14 डेज पहले, 14 दिन पहले ये सूचना देनी पड़ेगी। किसको, राष्ट्रपति जी को आपको ये सूचना देनी पड़ेगी। आगे देखिए, और इसमें जो पार्लियामेंट मतलब जो सदन है उस सदन के 1/4 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। मतलब 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए सदन के मतलब हाउस के 1/4 मेंबर के क्या होने चाहिए, साइन होने चाहिए। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति पर क्या लगता है, महाभियोग लगता है। अगर हम फिर से आगे बात करें थोड़ा सा, तो देखिए अगर आपातकाल की बात करेंगे भाई, आपातकाल कितने प्रकार का, तो इमरजेंसी जिसको हम बोलते हैं, इमरजेंसी क्या बोलते हैं, इमरजेंसी आपातकाल बोलते हैं। तो आपातकाल नॉर्मली 3 प्रकार का होता है। आपातकाल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो कौन कौन से आर्टिकल में आएगा, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, 352, 356, 360। 352 में क्या, जो आपातकाल लगता है उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। मतलब जब कोई एक देश का युद्ध दूसरे देश के साथ चल रहा हो तो जो इमरजेंसी आती है उस इमरजेंसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है। तो नेशनल इमरजेंसी किसको बोला जाता है, जब किसी एक देश का युद्ध दूसरे देश के साथ चल रहा हो तो इस टाइम पर जो इमरजेंसी लगती है उसी को क्या बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है। आगे देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि जब राज्य सरकार अपने शासन को सही प्रकार से नहीं चला पा रही है या संविधान के अनुसार नहीं चला पा रही होती है
तो उस टाइम पर केंद्र सरकार राज्य सरकार को हटाकर मतलब राज्य को अपने अधीन ले लेता है। उस टाइम पे क्या होता है, केंद्र सरकार जो भी केंद्र सरकार राज्य को अपने अधीन मतलब राज्य को अपने अंडर में ले लेती है, फिर केंद्र सरकार ही उस राज्य के लिए नियम और कानून बनाती है, तो उसे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होगा, राज्य में राष्ट्रपति शासन। पहली बात तो आर्टिकल 356 में आएगा, और इसका मतलब होता है कि अगर राज्य में जो सरकार है वो संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है या संविधान के अनुसार अपने नियम और कानूनों को फॉलो नहीं कर रही है, तो राष्ट्रपति राज्य में क्या कर लेता है, उसको मतलब जो केंद्र सरकार होती है वो राज्य में अपने रूल और रेगुलेशन चलाती है। इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन राज्य में। ठीक है, सर थर्ड वाली देखिए, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जब कोई पैसे से संबंधित कोई मामला हो, कोई राज्य पैसे से संबंधित जो आपातकाल लगेगा उसे क्या बोलेंगे अपन, फाइनेंशियल आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो याद रखना है, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल क्या होगा, जब एक देश की लड़ाई दूसरे देश के साथ चल रही हो। राज्य आपातकाल का क्या होगा, राज्य आपातकाल का मतलब है कि जब कोई राज्य अपने नियम और कानूनों को मतलब अपनी शासन व्यवस्था को सरकार संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चला पाएगा, तो राष्ट्रपति उसमें क्या करेगा, शासन करेगा, तो उसे बोलते हैं राष्ट्रपति का शासन राज्य में। ठीक है, अगला आता है 360 जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, पैसों से संबंधित जो इमरजेंसी लगेगी उसे क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल इमरजेंसी बोलेंगे। आगे देखिए, जो राष्ट्रपति होता है हमारी तीनों सेना का प्रमुख होता है, जल सेना जिसमें नेवी वगैरह आती है, थल सेना जिसमें हमारी आर्मी आती है, और हमारी वायु सेना जिसमें हमारी एयरफोर्स आती है। इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो होता है, इन तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है, वो होता है हमारे प्रेसिडेंट साहब, हमारे राष्ट्रपति जी। आगे देखिए, अब अगर हम आगे बात करें तो ध्यान से देखना है आपको। देखो राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, तो यहाँ पर 3 शक्तियों के बारे में बात की गई है, कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेचर पावर और जुडिशरी पावर, तीनों पावर होती हैं प्रेसिडेंट के पास। तीनों पावर हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। कार्यकारी शक्तियों में देखते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे देखिए, तो मंत्रिमंडल के निर्माण का अधिकार भी किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। मंत्रिमंडल के निर्माण का अधिकार किसको होता है, तो मंत्रिमंडल के निर्माण का अधिकार भी राष्ट्रपति जी को होता है। आगे देखिए, नियुक्ति और पदमुक्त करने की शक्ति होती है, मतलब काफी सारे अधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं और पदमुक्त भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। काफी सारे अधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी करते हैं और उनको पद से हटाने का काम भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। आयोगों के गठन की शक्ति, मतलब राष्ट्रपति जी के पास क्या होता है, आयोगों के गठन की शक्ति, मतलब बहुत सारे आयोगों का गठन भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। लेजिस्लेचर पावर की बात करें तो संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद का क्या है, एक ऑर्गन होता है राष्ट्रपति। जैसे हमने देखा था पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन, 3 ऑर्गन, लोकसभा, राज्यसभा और इधर होता है प्रेसिडेंट साहब। तो बोलते हैं कि भाई पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन, तो पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन। उसी प्रकार संसद के अभिन्न अंग होता है, ठीक है, राष्ट्रपति। आगे देखिए, लोकसभा भंग करने की, जो लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर होती है, तो लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर भी किसके पास होती है, तो प्रेसिडेंट के पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। आगे देखिए, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जब कोई सेशन नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की क्या होती है, शक्ति। तो राष्ट्रपति के पास क्या होती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। आगे देखिए, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति, मतलब जब लोकसभा और राज्यसभा आपस में किसी बिल को लेकर के कन्फ्लिक्ट कर रही हो, आपस में मतलब आपस में उनके मत नहीं मिल पा रहे हो, तो जॉइंट सेशन जिसको हम बोलते हैं, संयुक्त अधिवेशन दोनों की बातचीत करने के लिए, तो जॉइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति भी किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। मतलब लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों किसी एक बिल पर अपने मत अलग अलग दे रहे हों या कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा हो दोनों में किसी बिल को लेकर के, तो उसके सॉल्यूशन के लिए फिर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक, जॉइंट सेशन बुलाता है। तो यह शक्ति भी किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। लास्ट देख लेते हैं, जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति। आर्टिकल 124 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जज होते हैं या जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। तो हमने देखिए डिटेल के साथ सारा देख लिया है कि भाई राष्ट्रपति जी का कौन कौन से आर्टिकल से इंपॉर्टेंट थे, क्या काम करते हैं, कौन कौन सी पावर होती है और संसद के अंग होते हैं नहीं होते हैं। हमने ये सारा राष्ट्रपति जी के बारे में डिटेल के साथ में कवर
किया है और बहुत कम टाइम में किया है। ठीक है, इस क्लास का उद्देश्य पर्पस यही था कि कम टाइम में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए, इस वजह से इस क्लास को थोड़ा जल्दी किया गया है। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी आपको, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एंड अगर आपको कहीं मिस्टेक लगी हो तो मुझे जरूर बताएं, ताकि आने वाली क्लास में मैं उसका ध्यान रखूं। धन्यवाद।